My last video, Hindu Rashtra makes no sense, performed better than I had expected it to. जब भी आप किसी रिलीजन से रिलेटेड कोई वीडियो बनाते हैं तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर योर वीडियो इज़ अबाउट द रिलीजन और अबाउट द पॉलिटिक्स सराउंडिंग द रिलीजन, कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में आपको आके ये पूछता ही है कि भाई वो दूसरे वाले रिलीजन पे भी कुछ बोल दे। एंड एज लक वुड हैव इट, जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था उस वक्त मुर्शिदाबाद वाला वायलेंस हुआ नहीं था। अब जाहिर है कि जब मैं कम्युनल हार्मनी की बात कर रहा हूँ किसी वीडियो में, कोई ना कोई मुझसे सबसे रीसेंट कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछेगा ही। कुछ लोगों ने मुझे डेयर किया मुर्शिदाबाद वायलेंस पे बोलने के लिए, अगर हिम्मत है तो। पता नहीं इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस टॉपिक पे नहीं बोल पाऊंगा। आई नो आपको मेरा चैनल अभी अभी मिला है, but I have been making videos for the past 1 year and I never back down from speaking my mind. And my opinions are always against violence, चाहे वो कोई भी करे। तो मुर्शिदाबाद वायलेंस पे तो चर्चा करेंगे ही, पर साथ ही ये जो मुस्लिमों का खौफ है दुनिया भर में, उस पे भी ज़रा नज़र डालेंगे। To answer the question once and for all, are Muslims out to get you? हाय, आई एम इयन पंडा और मैंने बहुत कोशिश की मन में नफ़रत पालने की, पर मुझसे हुआ नहीं। क्योंकि मैं किसी भी रिलीजन में नहीं मानता, मुझे ना इंसान पहले दिखते हैं और हिंदू और मुस्लिम बाद में। लाइन अच्छा है ना? इट्स एक्चुअली एन एस्पिरेशनल पोजीशन और मेरी कोशिश रहती है हर दिन कि मैं दुनिया को इसी तरह से देखूं। सम डेज आई सक्सीड, सम डेज आई फेल। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। हो सकता है कि इस वीडियो में मैं अपने सारे ओपिनियंस सेटिस्फैक्टरीली आपके सामने ना रख पाऊँ, तो एक विनती है कि प्लीज़ कोई भी चीज़ अज्यूम मत कीजिए। आप मुझसे सवाल डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा अपने ओपिनियंस के बारे में, चाहे वो यहाँ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे हो, चाहे इंस्टाग्राम के डीएम में हो, या फिर चाहे थ्रेड्स पे हो। 8 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स छिड़े, जिनकी शुरुआत वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के रिलेटेड प्रोटेस्ट की वजह से हुआ। बीजेपी का लाया वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास हुआ। उसके बाद ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के डेस्क पे गया उनके अप्रूवल के लिए। 5 अप्रैल 2025 को इस बिल को प्रेसिडेंट्स अप्रूवल मिलते ही ये द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025 बन गया, विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 8 अप्रैल। वक्फ और इस अमेंडमेंट एक्ट के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट के लिए आपका सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि इस एक्ट से मुस्लिम समुदाय को प्रॉब्लम हुआ, एंड सिंस वेस्ट बंगाल में एक कंसिडरेबल मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ इस एक्ट को लेके अप्रैल के बिगनिंग से ही प्रोटेस्ट्स हो रहे थे। इवन दो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय को ये विश्वास दिलाया था कि वो वेस्ट बंगाल में इस एक्ट को लागू होने नहीं देंगी। 8 अप्रैल को प्रोटेस्टर्स ने नेशनल हाईवे 12 को उमरपुर में ब्लॉक किया। प्रोटेस्टर्स ने उस दिन ट्रैफिक जैम किया और काफ़ी गाड़ियाँ जलाएं। 11 अप्रैल को प्रोटेस्टर्स ने एमपी खलीलुर रहमान के ऑफिस पे अटैक किया। वहाँ भी इन्होंने काफ़ी व्हीकल्स पे आग लगाई, जिनमें से एक पुलिस जीप भी था। रेलवे ट्रैक्स भी ब्लॉक किए गए थे और निमिता रेलवे स्टेशन पे एक स्थगित ट्रेन पे पत्थरबाजी भी हुई। इसके बाद 12 अप्रैल में कुछ मुस्लिम मॉब्स ने हिंदू इलाकों में परिवारों को टारगेट बनाया और इस अटैक में एक हिंदू परिवार के 2 सदस्य, जिनके नाम थे हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास, उनकी मृत्यु हो गई। उसी दिन 17 साल के इजाज़ अहमद शेख की भी मौत हुई गोली लगने से। इस वारदात के बाद बढ़ते हुए वायलेंस के चलते मुर्शिदाबाद के 400 हिंदू लोग अपने घरों से भाग निकले। उन्होंने भागीरथी नदी को क्रॉस करके मालदा टाउन में स्कूलों में अथॉरिटीज़ के सेटअप किए हुए रिलीफ कैंप्स में आश्रय लिया। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इन 3 लोगों की जान गई और 10 लोग आहत हुए। शहर में पुलिस ने 274 लोगों को गिरफ्तार भी किया, 60 एफआईआर के बेस पे।
उस एरिया में कर्फ्यू भी लागू हुआ और लोकल पुलिस के सिचुएशन को कंट्रोल ना कर पाने के चलते बीएसएफ को भी बुलाया गया। आज के दिन जो भी डिस्प्लेस्ड फैमिलीज थे मोस्टली वो अपने घरों पे लौट चुके हैं, पर इन वायलेंट मॉब्स के हरकतों से काफ़ी प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। जाहिर है टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पे उंगली उठाया इस मैटर में और देश भर के सोशल मीडिया में लोगों ने इसे यूज़ किया हिंदू वर्सेस मुस्लिम के नरेटिव को पुश करने के लिए। एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, सेव बंगाल हिंदू भी ट्रेंड हो रहा था। आप जानना चाहते हो ना इसके बारे में मेरी क्या राय है, तो सुनिए। बहुत बुरा हुआ। दिस वॉज अ केस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन और हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हुआ है इस तरह, इट हैज़ लेड टू ट्रेजिडीज़, ग्रेव इनजस्टिसेस। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर तो है ही इसमें। दैट बीइंग सेड, आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी कि इंटरनेट पे काफ़ी लोग ये जो 400 लोगों का टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट हुआ मुर्शिदाबाद से, इसको एक्सोडस का नाम दे रहे थे एंड दे वर कंपेयरिंग इट to the Kashmiri Pandit exodus of 1990. By doing this, they are essentially downplaying the seriousness of what happened in Kashmir back in 1990. बीजेपी के कई मिनिस्टर्स ने अक्सर ये क्लेम किया है कि किसी भी जगह अगर मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में आ जाए तो वहाँ पे पीस मेंटेन नहीं होता। अब ये मुर्शिदाबाद के वायलेंस को यूज़ करके काफ़ी ऑनलाइन यूज़र्स इसी बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। इस नरेटिव में सिर्फ एक प्रॉब्लम है। मुर्शिदाबाद हैज़ बीन अ मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट सिंस बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। बट सच ये है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट, मुर्शिदाबाद हैज़ बीन मोर और लेस पीसफुल फॉर द लास्ट 77 ईयर्स। सिर्फ इन 5 दिनों के वायलेंस के बेसिस पे लोगों ने सारे मुसलमानों को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। देखिए, मॉब वायलेंस के कई इंसिडेंट्स देखे हैं हमने देश में, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मॉब्स। कुछ है इन मॉब्स के अनोनिमिटी में जो इंसान को अश्योरेंस देता है कि उन्हें कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करना पड़ेगा, और ये ना इंसान के अंदर के दरिंदे को बाहर ले आता है। दैट्स वाई दे आर एबल टू कमिट सच अट्रॉसिटीज़। और मेरा मानना है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम करने की जगह उन पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल ठहराना होगा जिन्होंने मॉब्स को उकसाया था। मैंने किसी एक न्यूज़ पोर्टल में ये भी पढ़ा था कि काफ़ी लोकल्स ये क्लेम कर रहे थे कि एक्चुअल वायलेंस की शुरुआत बाहर से आए लड़कों ने किया था। नाउ दिस साउंडेड eerily familiar। मैं बताता हूँ क्यों। पिछले साल मेरे होम टाउन संबलपुर में किसी हिंदू फेस्टिवल के दौरान एक प्रोसेशन पे मुस्लिम इलाके में पत्थरबाजी हुआ। उसके रिएक्शन में हिंदू मॉब्स ने तकरीबन 3 दिन काफ़ी प्रॉपर्टीज़ वैंडलाइज किए, काफ़ी लोगों को मारा पीटा। वहाँ भी जो मुस्लिम पॉपुलेशन थे उन्होंने ये क्लेम किया था कि जो इनिशियल पत्थरबाजी था वो बाहर के आए लड़कों ने शुरू किया था। तो होना क्या था, इसके बाद बीजेपी ने 3 दशक के बाद उड़ीसा में बीजेडी को हरा के सत्ता हासिल किया। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि मुर्शिदाबाद के वायलेंस के फॉल आउट के चलते बीजेपी वेस्ट बंगाल में टीएमसी को भी हरा देगी अगले इलेक्शन में। दिस डज मेक यू क्वेश्चन थिंग्स दो, डजंट इट? ऐसे हिंदू मुस्लिम वाले कम्युनल वायलेंस का बेनिफिट हमेशा से बीजेपी को होता आ रहा है, तो किसी ना किसी के मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि कहीं ये सब बीजेपी का ही करा कराया तो नहीं है। क्योंकि जहाँ देश में पॉलिटिशियंस ने इतना अस वर्सेस देम का माहौल बना रखा है कि बस एक हल्की सी चिंगारी की ज़रूरत होती है कम्युनल वायलेंस भड़काने के लिए। इनफैक्ट हरियाणा के नूह में भी जो वायलेंस छिड़ा था, वहाँ भी लोगों ने ये क्लेम किया था कि बजरंग दल के लोगों ने वायलेंस की शुरुआत की थी। मैंने ये स्क्रिप्ट लिखना शुरू ही किया था कि तब कश्मीर के पहलगाम से टूरिस्ट पे हुए आतंकवादी हमले की खबर आई। सोशल मीडिया में दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? ये कहा जा रहा है कि इन आतंकवादियों ने टूरिस्ट के आईडी कार्ड्स चेक किए और चुन चुन के हिंदुओं को टारगेट किया। अब तक की न्यूज़ में तकरीबन 27 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें से 26 लोग हिंदू हैं
और एक लोकल मुस्लिम। इट साउंड्स हॉरिबल। जब भी ऐसे टेरर अटैक्स होते हैं कहीं ना कहीं इंसानियत थोड़ा सा मर जाता है। बट न्यूज़ में इस टेरर अटैक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही सोशल मीडिया पे लोगों ने सारे मुसलमानों को गद्दार और टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। हज़ारों लाखों पोस्ट्स हिंदुओं को जागने को कह रहे हैं। ये है हालत हमारे देश की। इस पे मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने थ्रेड्स पे पोस्ट किया था। द टेरर अटैक इन पहलगाम has left 25 of our countrymen dead. Apparently, the terrorists ensured that tourists were Hindu before gunning them down. It is horrible. But they were terrorists. The people who fired at the tourists were terrorists, not the Muslim living in your city, not the Muslim living in any part of the country, who had nothing to do with this. I know you will want to use this to hate on all of them, but that is just demeaning the seriousness of this act of terror. It is absurd. 2014 से पहले जब कोई टेरर अटैक होता था तो लोगों का पहला शक पाकिस्तान पे होता था। अब 2014 के बाद बीजेपी ने कम्युनल फीलिंग्स को इतना बढ़ावा दिया है कि लोग बस हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इवन दो सुनने में आ रहा है कि जिस टेरर ग्रुप ने इस वारदात को अंजाम दिया, द रेजिस्टेंस फ्रंट, वो बेसिकली लश्कर ताइबा का ही एक ऑफशूट है। इनफैक्ट 6 आतंकवादियों में से 4 तो इंडियन नेशनल्स ही नहीं हैं। लेटेस्ट न्यूज़ से ये पता चल रहा है कि पूरे कश्मीर के लोगों के मन में इस वारदात को लेकर आक्रोश भरा हुआ है। देश भर के लोग इंक्लूडिंग मुस्लिम्स इस टेरर अटैक को कंडेम करते हुए सोशल मीडिया पे पोस्ट्स लिख रहे हैं। पर फिर भी ये नफरती चिंटू लगे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम में। इन्हें कौन समझाए कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द टेररिस्ट मस्ट हैव वांटेड टू हैपन। ये जो स्पेसिफिकली हिंदुओं को टारगेट किया है इन लोगों ने, इसका पर्पस तो यही है ना कि हिंदू मुस्लिम में भेद डाल दें और सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब कर दें इंडिया में। मैंने ये भी नोटिस किया कि इस टेरर अटैक को यूज़ करके काफ़ी लोग लिबरल्स और सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट केस बना रहे हैं। थ्रेड्स पे एक ऐसे ही पोस्ट पे मैंने कमेंट भी किया था। It is interesting that in a horrible terror attack where 25 of your countrymen were gunned down, you are more concerned with attacking liberals. Priorities सही हैं। मेरे कमेंट पे कुछ रिस्पॉन्सेस आए, आप देखिए इसे। यहाँ ये बंदा इनडायरेक्टली एक जेनोसाइड की बात करता है, पर देखिए कैसे ये बातें घुमाता है टू सीम लाइक ही इज़ नॉट बीइंग हेटफुल। ये कहता है, आई एम नॉट सेइंग वी शुड हेट एनीवन. The issue is clearly the ideology. Time and again it has caused war crimes and bloodshed. Afghanistan in 1970s, Pakistan post-independence, Kashmiri Pandits, Bangladesh, Bengal, now this. One particular ideology has clearly caused this much violence and yet you insist on entertaining it. Do you not see the issue here? इस पे मैंने जवाब दिया, आइडियोलॉजी को कैसे मारेगा भाई? What you're saying is kill the people with that ideology. But you are twisting words around because you know how terrible what you're saying really is. Punishment is given for crimes, not for having ideologies that may or may not drive someone to become a criminal. That's not how justice works. You're speaking the language of vengeance and hate, and you don't even have the balls to admit it to yourself. इसके रिस्पॉन्स में ये भाई साहब इस्लाम को डी-इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात करते हैं। मैंने सिर्फ इनसे इतना पूछा कि क्या आरएसएस को भी डी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें, क्योंकि आइडियोलॉजी तो उनकी भी हेटफुल है और उनके चलते काफ़ी वायलेंस भी हुआ है देश में। इन बंदों को पर्सनल लिबर्टी का मतलब ही नहीं समझ आता और जनरलाइजेशन में तो ये सबसे आगे हैं। कहाँ अफ़गानिस्तान के लोग, कहाँ इंडियन मुस्लिम्स। पर ऐसा हेट ना सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में इसी तरह इस्लाम के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में बोला जाता है टू जस्टिफाई अटैकिंग सिविलियंस इन द नेम ऑफ अटैकिंग टेरर। अभी हाल ही में मैंने अमेरिका के FBI एजेंट जॉन ग्वांटोलो का ये बयान सुना। देखिए इस क्लिप में वो इस्लाम के बारे में क्या कह रहे हैं। The entire purpose of Islam, according to all Islamic doctrine,
is to ensure that there is an Islamic state throughout the entire world called a caliphate, and under that, Sharia or Islamic law is the law of the land. That's it. Islam is no more complicated than that. Islam breaks the entire world into two parts. The Dar al-Islam, where Sharia is the law of the land, and the Dar al-Harb, the house or abode of war, where there is not Sharia as the law of the land. The function of Islam is to eliminate the Dar al-Harb until the entire world is a Dar al-Islam. And the vehicle to do that is called what? Jihad, which in 100% of all published Islamic law is only defined as warfare against non-Muslims. So let's just put that on the line. And so we're here talking national security issues. We have people here that are running for the office of President of the United States, and we have to begin there. And what I would put forth is that since, and actually prior to, but since 9/11, our entire national security apparatus has been unprofessional in its approach to this war, from the 4-star generals to the office of the president to the national security staff to the leaders of DHS when it was created, the FBI, the CIA, and other agencies. Because we have said this has nothing to do with Islam, despite the fact that our warfighting doctrine says when you analyze an enemy, you start with who he says he is and why he's fighting. And 100% of this enemy that we're facing, from the jihadi in Chattanooga to the 9/11 hijackers and everybody before and in between, have all said we're Muslims waging jihad in the cause of Allah in order to impose Islamic law and establish caliphate, period. So that's what it is. And if we look in Islamic law, authoritative Islamic law, the kind you get at mosque bookstores, not at Barnes & Noble, you will see that 100% of them say that jihad is warfare against non-Muslims. And it's total warfare. It's not just guns and bombs. It's psychological warfare. It is political warfare. It's subversion. It is the whole 9 yards. It's total warfare, something that our DOD has not been practicing. I would say you'd have to go back towards Reagan administration and maybe even beyond that. Complete and total war. इस FBI एजेंट की बातें पहले व्यूइंग में काफ़ी लॉजिकल लगती हैं, राइट? बट इसमें एक ग्लेयरिंग प्रॉब्लम है. टेल मी इफ यू नोटिस इट. ये कहते हैं कि सारे टेरर अटैक्स के पीछे जिहाद होता है, जिसका मकसद होता है इस्लामिक स्टेट सेटअप करना और नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट में टोटल वॉरफेयर करना. इसके एग्जाम्पल में ये कहते हैं दैट जिहादी इन चैटनूगा एंड द 9/11 हाईजैकर्स. मैंने गूगल किया ये पहला वाला तो पता लगा ये बात हो रही है मोहम्मद यूसुफ अब्दुल अजीज़ की. 2015 में इस बंदे ने टेनेसी के चैटनूगा शहर में 2 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे गोलीबारी की, जिसमें 5 US मरीन कोर और US नेवी के अफसरों की मौत हुई. विकिपीडिया में इसके बारे में मैंने पढ़ा तो पता चला कि अब्दुल अजीज़ एक पैलेस्टीनियन ओरिजिन का नेचुरलाइज्ड US सिटीज़न था. अब्दुल अजीज़ के जानने वालों ने ये बयान दिया था कि वो बंदा ड्रग एडिक्ट था, काफ़ी डिप्रेस भी रहता था और अलकायदा के प्रोपेगेंडा से भी प्रभावित था. जिस शूटआउट को उसने शुरू किया था उसी में उसकी मौत हुई और उसके मौत के बाद जो उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स को इन्वेस्टिगेट किया अथॉरिटीज़ ने तो उसमें उसके लिखे हुए काफ़ी कागजात मिले. उसके राइटिंग में अपेरेंटली उसने कई बार सुइसाइडल थॉट्स के बारे में लिखा था. उसमें रिलीजियस फैनेटिसिज्म का भी जिक्र था. अब्दुल अजीज़ हमास को सपोर्ट करता था और US को दुश्मन की तरह देखता था बिकॉज ऑफ इट्स कंटिन्यूड सपोर्ट टू इसराइल. अब्दुल अजीज़ ज़रूर खुद को जिहादी की तरह देखता था, बट जॉन ग्वांडोलो का क्लेम कि उसका मकसद इस्लामिक स्टेट बनाने का था इज़ जस्ट नॉट ट्रू. सिमिलरली 9/11 के अटैक्स के पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ था. ओसामा बिन लादेन जिसका गुस्सा था US पे 2 रीज़न से. एक US का इज़राइल को सपोर्ट और दूसरा गल्फ वॉर के बाद भी US का अरेबियन पेनिनसुला से अपने ट्रूप्स ना हटाना. सो इन दिस केस ऑल्सो जॉन ग्वांडोलोज क्लेम्स आर इनएक्यूरेट. ये दोनों केसेस टेरर के थे और इस्लाम को भी इसमें यूज़ किया गया था टू रेडिकलाइज एंड इंस्पायर द टेररिस्ट्स टू अटैक द USA. एंड वाइल द परपेट्रेटर्स माइट हैव कॉल्ड इट जिहाद, it wasn't aimed at making US an Islamic caliphate. In both the cases, the terrorists in their minds were avenging USA's actions in the Middle East. An act of terror is an act of terror.
बट जब आप ऐसे टेरर अटैक्स को डिसमिस कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिक्स बिहाइंड इट एंड यू इंस्टेड मेक इट ऑल अबाउट द रिलीजन, देन दैट्स जस्ट काउंटर इंट्यूटिव। क्योंकि हो सकता है आप पे किए गए टेरर अटैक्स के 100% टेररिस्ट मुस्लिम थे, बट उसका ये मतलब नहीं है कि 100% मुस्लिम टेररिस्ट हैं। देखिए, इस्लाम ना पहले से ही एक रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट रहा है, और क्योंकि इस्लाम के लॉज इतने रिजिड और बाइंडिंग हैं, उसे मानने वाले अक्सर इस्लाम को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। तो मिडिल ईस्ट में आप अक्सर ये देखेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड से कोई भी उन पे पॉलिटिकल अटैक हो तो वो उसे इस्लाम पे अटैक की तरह देखते हैं। इन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को अटैक अगेंस्ट इस्लाम कह के लोगों को रैली किया जाता है। यू नो हाउ बीजेपी रैलीज पीपल बाय टेलिंग देम दैट कांग्रेस इज अगेंस्ट हिंदूज, वैसे ही रिलीजन का नशा आदमी को पागल बना सकता है, इतना कि वो छाती पे बम लगा दे, मरने और मारने के लिए तैयार हो जाए अपने अल्लाह के नाम पे। Islamic fanaticism is a reality, but so is the fact that USA has never been a blameless victim in all of this. Pay attention to how this FBI agent misrepresents the motives of these terrorists. क्योंकि अगर वो ऐसा ना करे तो उसे एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि अमेरिका पे हुए मोस्ट टेरर अटैक्स के पीछे उनके यानी यूएस के फॉरेन सॉइल में किए गए उनके मिलिट्री एक्शंस और अट्रॉसिटीज़ का ही रोल होता है। अपनी गलती कोई एडमिट नहीं करता। इनफैक्ट ऐसी गलतियां एडमिट करें तो उनके गवर्नमेंट गिर जाने के चांसेस हैं। सो प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, जैसे ये दरुल हरब दरुल इस्लाम का जिक्र कर रहे हैं। आई अग्री दीज आर कॉन्सेप्ट्स इन इस्लाम्स थियोलॉजी, बट इन प्रैक्टिस दीज आर जस्ट टर्म्स लाइक क्राइस्ट किंगडम या फिर राम राज्य। कहने का मतलब है कि मोस्ट सेन मुस्लिम्स consider these ideas as metaphors, while a few radical fanatics might believe in this shit. US का ये हवा बनाना baseless है. This is being done so USA can keep attacking the Middle East, which while they claim is a war on terror, is really about oil. ये propaganda mainly designed है US के लोगों को डराने के लिए, ताकि वो कभी object ना करें US के obscene amount of military spending पे, which is funded by public money. यही प्रोपेगेंडा हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है। यहाँ इसका मकसद है हिंदुओं को मुस्लिम से डरा के हिंदू हृदय सम्राट बन के लोगों के वोट बटोरना। जानते हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मोदी जी का एक पुराना स्पीच था, इसमें वो यही सारी बातें दोहरा रहे थे। आपको ये समझना होगा कि मुसलमानों ने मुसलमान इस्लाम उनका एक पॉलिटिकल रोड मैप है। उन्होंने दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा है। एक दारुल अमन, दूसरा दारुल हरब, तीसरा दारुल इस्लाम। दारुल अमन का मतलब है लैंड ऑफ पीस, जहां पर इस्लाम पहुंच चुका है वहां लैंड ऑफ पीस होना चाहिए, अथवा जहां इस्लाम कुछ करने की ताकत नहीं रखता है वहां पर दारुल अमन होना चाहिए। देन दारुल हरब, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर ताकत है वहां संघर्ष करो, अपना झंडा जमाओ। तीसरा है दारुल इस्लाम, पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना। ऐसे इरादों से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, those who are belong to the Islam, they are doing this activity. Unless we do not understand these people, we can't understand. ये 2001 का क्लिप है। अब हम सब जानते हैं 2002 में क्या हुआ। इंडिया में ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है आरएसएस के एंटी मुस्लिम एजेंडा को दुरुस्त करने के लिए। ऐसे प्रोपेगेंडा में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स को बद से बदतर बनाया जाता है ताकि लोग उसी में उलझे रहें और बीजेपी से सवाल ना करें कि वो आखिर काम क्या कर रहे हैं। तभी तो पहलगाम के टेरर अटैक के बाद लोग भिड़े हुए हैं हिंदू मुस्लिम में। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी में लैप्स हुआ कैसे। अमित शाह होम मिनिस्ट्री में और अजित डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रोल में कर क्या रहे थे। ऐसे प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा फॉल आउट जो होता है वो ये होता है कि इट ऑल्टर्स आवर परसेप्शन ऑफ पीपल। इंडियन मुस्लिम्स को ऐसे टेरर अटैक और मॉब वायलेंस के चलते जो विलीफाई किया जाता है उसका रिएक्शन ये होता है कि पब्लिक परसेप्शन में मुस्लिम्स डीह्यूमनाइज कर दिए जाते हैं। एज अ रिजल्ट दे आर ऑफन अटैक्ड बोथ इन पर्सन एंड ऑनलाइन एंड वी ऑल वॉच इन साइलेंस। हमारे देश में इतने सारे अटैक्स होते हैं मुस्लिम्स पे,
पर जिस तरह का पब्लिक आउटक्राई मुर्शिदाबाद में मारे गए 2 मासूम हिंदुओं के लिए हुआ, वो 2023 में मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में एक आरपीएफ कांस्टेबल के द्वारा मारे गए 3 मुस्लिम लोगों के लिए नहीं होता। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो है ये, आप इन टेररिस्ट को और जिन्होंने भी इनकी मदद की है उनको पकड़ो और उनको सज़ा दिलवाओ। आप मुर्शिदाबाद के मॉब वायलेंस के परपिट्रेटर्स को भी पकड़ के उनको सज़ा दिलवाओ। पर इन इंसिडेंट्स को यूज़ करके आप देश के 20 करोड़ नागरिकों के प्रति नफ़रत मत फैलाओ, क्योंकि इस्लाम में चाहे कुछ भी लिखा हो, पूरी दुनिया में 190 करोड़ मुसलमान हैं। हर इंसान एक जैसा सोच नहीं रखता। दैट इज़ अ मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी। माना इस्लाम के रिजिड टीचिंग्स को वेपनाइज करना आसान है, उसे यूज़ करके लोगों को रेडिकलाइज करना आसान है, पर अगर इसके वजह से आप सारे मुस्लिम्स से नफ़रत करने लगो, उन पे अटैक करने लगो, तो असल में रेडिकल तो आप हुए ना। सो answering the question that I asked in the very beginning, are Muslims out to get you? No, they are not. Their religion might think less of you for not believing in their God. They might not want to eat your Devi ka prasad because idol worship is considered haram in Islam. But unless your Muslim neighbor actually tries to kill you, you have no reason to believe that he wants to. Anyway, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 2008 में हुए मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की अक्यूज्ड हैं। वो केस आज भी सब जुडिस है, पर ना प्रज्ञा ठाकुर को किसी ने टेररिस्ट बोला, और कोई बोल भी देता तो उसके चलते आप मुझे टेररिस्ट नहीं मानते ना। तो फिर पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के चलते अपने पड़ोस के अब्दुल को क्यों टेररिस्ट मानने लगे हो? देखिए, फंडा बहुत क्लियर है। ये ना इंसान को इंसान की तरह देखने वाली बात है, और ये बीजेपी के आईटी सेल वाले अक्सर शौर्य मूवी का ये सीन शेयर करते हैं सोशल मीडिया में, थिंकिंग दे आर मेकिंग सम बिग पॉइंट बाय दिस। अरे गधों, वाइल के मेनन इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड ही ब्रिंग्स ग्रेट स्ट्रेंथ एंड ऑथेंटिसिटी टू दिस रोल, ये कैरेक्टर विलन है मूवी का। ये मूवी यही कह रहा है कि आप अपने मन के नफ़रत के चलते रैंडमली इनोसेंट लोगों को परसिक्यूट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करें तो आप में और टेररिस्ट में क्या फ़र्क रह जाएगा? आई होप मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपने मन की बात रखें। हो सकता है आपके और मेरे वर्ल्ड व्यू सिमिलर ना हो, बट प्लीज़ कमेंट्स में बदतमीज़ी ना करें। आप पोलाइटली मुझे कोई भी सवाल करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। और अगर आप मुझे आज पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त इस चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। आशा करता हूँ आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। अगर श्रद्धा हुई आपको इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाय मी अ कॉफ़ी का लिंक है, आप वहाँ से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एक मिनट ख़त्म नहीं हुआ। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में मिस कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि उन पॉइंट्स को मैं आपको स्क्रीन पे फ्लैश करके दिखाऊँ इसके बाद।